असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें पंजीकृत श्रमिकों को और उनके परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। साथ ही दुर्घटना में मृत्यु होने या दिव्यांगत पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस बाबत अपर मुख्य सचिव श्रम द्वारा शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। शासनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत कामगार और उनके परिजन इस योजना में इलाज के पात्र होंगे। सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष इलाज की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है। वहीं इसके अलावा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत कामगार की दुर्घटना में मृत्यु होने, दिव्यांगत की दशा में उसके परिजनों को अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि 6 श्रेणियों में देय होगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों ही योजनाओं का शासनादेश जारी कर दिया गया है। साथ ही प्रदेश सरकार ने प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। पीसीडीएफ की माली हालत अच्छी न होने की वजह से कर्मचारियों को समय से वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। शासन ने फेडरेशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 25 करोड़ रुपए श्रेणी के रूप में देने की व्यवस्था की है। उप सचिव दुग्ध विकास बिंद गोपाल द्विवेदी ने 10 करोड़ रुपए पहली किस्त के रूप में जारी कर दी है। दिल्ली में बेशक छठ पूजा आयोजन की इजाजत मिल गई है, लेकिन इस बार यमुना के किनारे छठ पूजा का आयोजन नहीं हो सकेगा। इसकी जगह राजस्व विभाग अलग अलग जगहों की पहचान कर एमसीडी, डीडीए समेत दूसरी एजेंसियों की मदद से पूजा घाट तैयार करेंगे। इन्हीं जगहों पर सार्वजनिक तौर से छठ पूजा का आयोजन होगा। दूसरी तरफ 100% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस खुलेंगे। शादियों और अंत्येष्टि में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए घाटों पर छठ पूजा का आयोजन होगा और स्कूली बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। वहीं शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए एओपी भी तैयार कर ली है। डीडीएमए का आदेश 31 नवंबर की मध्य रात्रि से लागू हो जाएगा। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि इस साल चिन्हित स्थानों पर छठ पूजा होगी। यमुना के किसी भी घाट पर छठ पूजा का आयोजन नहीं होगा। हर जिला मजिस्ट्रेट अपने इलाके में एमसीडी, डीडीए, डीजेबी, डीपीसीसी, वन विभाग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग जैसे एजेंसियों की मदद से पूजा घाटों का विकास करेगी। यहीं पर सार्वजनिक तौर पर पूजा का आयोजन होगा। डीएम गैर कंटेनमेंट जोन और निर्देशित स्थलों पर ही आयोजन की अनुमति प्रदान करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित स्थलों की पहचान कर पूजा आयोजन के लिए सरकारी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं एमसीडी समेत संबंधित सभी एजेंसियां पूजा के बाद वहां मौजूद सारी सामग्री इकट्ठा कर उसका सही तरीके से निपटान करेगी। वहीं कोई भी छठ व्रती किसी भी तरह की पूजा सामग्री, खाना, तेल समेत दूसरी कोई चीज यमुना में नहीं फेंक सकेंगे। जिले के पुलिस उपायुक्त की यह जिम्मेदारी होगी कि यमुना नदी में सामग्री न फेंकी जाए। ऐसा न होने पर कार्रवाई की जाएगी। चित्रकूट में बीहड़ के खूंखार डकैत 5.5 लाख के इनामी दस्यु गौरी यादव को एसटीएफ ने शनिवार तड़के 3:30 बजे बहिलपुरवा के जंगल में मुठभेड़ में मार गिराया। इसी के साथ चित्रकूट में खौफ के खारी आखिरी अध्याय का अंत हो गया। एसपी एसटीएफ हेमराज मीना ने टेलीफोन से गौरी यादव के मुठभेड़ में मारे जाने की पुष्टि की है। गौरी के पास से एसटीएफ को AK-47 और भारी मात्रा में असलहा बरामद हुआ। बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के माधव बांध के पास डकैतों और एसटीएफ टीम के बीच मुठभेड़ हुई। बता दें कि 31 मार्च को इसी बांध के पास डाकू गौरी गैंग के 25,000 के इनामी भालचंद को भी एसटीएफ और पुलिस ने मुठभेड़ कर मार गिराया था। बता दें, ठोकिया के डकैत गौरी यादव बीहड़ में बड़ा नाम बन चुका था। गौरी यादव काफी लंबे समय से अंडरग्राउंड चल रहा था। 4 महीने पहले अचानक ही इसने चित्रकूट के जंगलों में फायरिंग कर दहशत फैला दी। करीब 20 साल पहले डकैती की दुनिया में एंट्री करने वाले गौरी यादव ने 2005 में अपना अलग गैंग बनाया था।
पाकिस्तान के इस्लामाबाद के कोटरी शहर में चोरों ने हिंदू मंदिर में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने हिंदू मंदिर से गहने और कैश चुरा लिए। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर में चोरी होने की घटना से काफी तनाव पैदा हो गया है। बताते हैं कि वहां चोरों ने मंदिर से 3 चांदी के हार और दान पेटी से करीब 25,000 रुपए नकदी निकाल लिए। पुलिस ने मंदिर के केयर टेकर भगवान दास की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। पाकिस्तान अखबार डॉन ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए चोरी को सार्वजनिक किया है। उसके अनुसार चोरों ने कोटरी में देवी मंदिर में ताला तोड़कर प्रवेश किया और चोरी को अंजाम दिया। चोरी किए गए 3 हार का वजन 10 तोले से अधिक बताया जा रहा है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से पुलिस को तत्काल जांच करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि कुछ समय पहले मंदिर में हुई तोड़फोड़ की वजह से पाकिस्तान में तनाव हो चुका है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन कोरोना के मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे के भीतर देश में 14,313 नए मरीज मिले हैं। वहीं 549 लोगों की मौत हुई है। मौतों के लिहाज से थोड़ी राहत वाली बात रही, क्योंकि शुक्रवार को 800 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को आंकड़े जारी कर बताया कि देश में कोरोना से मरीज ठीक होने की रफ्तार भी ठीक है। एक दिन में 13,543 मरीज ठीक हुए, जिन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या में भी कमी हो रही है। वर्तमान में देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,61,655 रह गई है। बता दें कि अब तक देश में 3 करोड़ से अधिक लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों की तलाश के बीच खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। इसमें बर्फबारी से पहले सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश बढ़ने की आशंका जताई है। सूत्रों के मुताबिक यह इनपुट आतंकी संगठनों की बातचीत के बाद साझा की गई है। उधर एजेंसियों को जानकारी मिली है कि सर्जिकल स्ट्राइक में तबाह हुए आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान ने फिर से शुरू कर दिया है। LOC से सटे इलाकों में यह ठिकाने बनाए गए हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा फिर से जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ, बारामूला, कुपवारा से भारी बर्फबारी के बीच आतंकियों की बड़ी संख्या में घुसपैठ की आशंका जताई गई है। बता दें, पुंछ जिले के मेंढर के भाटा दूड़िया जंगल में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। सुरक्षा बल जंगल के चप्पे चप्पे को खंगालने में जुटे हैं। सुरक्षा बलों ने प्राकृतिक गुफाओं की घेराबंदी कड़ी कर दी है। इसके अलावा आतंकियों की जानकारी के बाद जंगल के एक हिस्से में भी आग लगाई गई थी। इलाके में सेना और पुलिस के SOG विंग के जवान एहतियात बरतते हुए मोर्चा संभाले हुए हैं। भारतीय सेना ने शुक्रवार को 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सेना से इन अधिकारियों को 1 नवंबर तक स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को 7 कार्य दिवस के भीतर 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया था जब केंद्र सरकार ने बताया था कि अदालती आदेश के तहत 71 सैन्य अधिकारियों में से 39 अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के योग्य पाया गया है। न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ ने इन सभी 39 महिला सैन्य अधिकारियों को 1 नवंबर तक स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए कहा था। 22 अक्टूबर को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि स्थायी कमीशन के लिए 72 महिला आवेदकों में से एक ने खुद सेवा मुक्त होने का निर्णय लिया है। बाकी 71 महिला अधिकारियों में से 7 को चिकित्सीय रूप से अनफिट करार दिया गया, जबकि 25 अधिकारियों को अनुशासन सहित अन्य कारणों के कारण स्थायी कमीशन के योग्य नहीं माना गया है। केंद्र ने बताया था कि इन 25 महिला अधिकारियों को पुरुष सैन्य अधिकारियों के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों के अनुरूप ही स्थायी कमीशन के लिए योग्य नहीं माना गया। साथ ही पीठ ने केंद्र सरकार से यह भी कहा था कि वह चार्ट के जरिए यह बताएं कि जिन 25 अधिकारियों को स्थायी कमीशन के लिए योग्य नहीं माना गया, उसके पीछे आधार क्या था।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ किया कि सभी पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि केवल उन्हीं पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है जिनमें बेरियम सॉल्ट होता है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि उत्सव की आड़ में प्रतिबंधित पटाखों को अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायाधीश एम.आर. शाह और ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा कि किसी भी प्राधिकरण को दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि पटाखों का प्रतिबंध को लागू करने में राज्यों, एजेंसियों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से किसी भी चूक को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। पीठ ने कहा कि कोई भी उत्सव किसी की जान की कीमत पर नहीं हो सकता है। किसी को भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी के स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। खासतौर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने के मामलों में यह अधिक महत्वपूर्ण है। शीर्ष अदालत की पीठ ने आगे कहा, यह स्पष्ट किया जाता है कि पटाखों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। केवल उन्हीं पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और नागरिकों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के हजारों पुलिस कांस्टेबलों को 8 साल की नियमित सेवा के बाद मिलने वाले संशोधित वेतनमान के 2 साल बाद मिलने की जुड़ी आस टूट गई है। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार की दलीलों और नियमों और कानून के मद्देनजर पुलिस कर्मियों की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि भर्ती के समय आवेदकों को स्पष्ट बताया था वे किस पे स्केल के पात्र होंगे और कितने समय बाद उन्हें संशोधित वेतनमान मिलेगा। हालांकि न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने निर्णय में स्पष्ट किया है कि अगर सरकार संशोधित वेतनमान देना चाहे तो उस स्थिति में कोर्ट का यह फैसला आड़े नहीं आएगा। बता दें, कुछ पुलिस कर्मियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 1 सितंबर 2015 में भर्ती कांस्टेबल ने कोर्ट में आग्रह किया था कि उन्हें संशोधित वेतनमान का लाभ 2 वर्ष की नियमित सेवा के बाद दिया जाए। सरकार ने कोर्ट को बताया कि संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2015 से पूर्व भर्ती कांस्टेबल को ही देय है और सरकार की यह व्यवस्था कानून को देखते हुए बनाई गई है। जयराम सरकार ने भले ही कोर्ट में नियमों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं की मांग का विरोध किया, लेकिन सूबे के कई डीजीपी ने पुलिस कर्मियों को एक आम कर्मचारियों की ही तरह निर्धारित अवधि बाद दिए जाने वाले संशोधित वेतनमान की अवधि को घटाने की मांग की थी। 16 जनवरी 2019 को डीजीपी संजय कुडू ने भी जयराम सरकार को पत्र लिखकर पुलिस कर्मियों को 8 की बजाय 3 साल बाद संशोधित वेतनमान देने की गुजारिश की। दलील दी गई थी कि बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हालात में उन्हें काम करना होता है। इसमें रिस्क के साथ ही यह 24 घंटे सेवा के लिए तैनात रहते हैं। ऐसे में पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए संशोधित वेतनमान देने की अवधि को कम किया जाए, लेकिन जयराम सरकार करीब 3 साल बाद भी इस मांग पर फैसला नहीं ले सकी। बच्चों को वैक्सीन लगाने की दिशा में अमेरिका ने बड़ा कदम उठा लिया है। वहां अब 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन फाइजर की खुराक दी जाएगी। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने फाइजर इंक और बायोएनटेक ऐसी कोरोना वायरस वैक्सीन को 5 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अमेरिका में बच्चों को लगने वाली पहली वैक्सीन फाइजर ही बन गई है। संघीय स्वास्थ्य नियामकों ने पिछले सप्ताह कहा था कि फाइजर वैक्सीन की खास तौर पर बच्चों के लिए बनाई गई खुराक प्राथमिक स्कूल के बच्चों में लक्षण वाले संक्रमण को रोकने में अत्यधिक प्रभावी पाई गई है। अप्रत्याशी सुरक्षा समस्या भी नहीं होती है। अमेरिका में 5 से 11 वर्ष की आयु के करीब 2.8 करोड़ बच्चों के लिए टीके की खुराक तैयार करना अब एक चुनौती है, क्योंकि पहले इसका स्टॉक तैयार किया जाएगा, उसके बाद वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। FDA के वैज्ञानिकों ने अपने विश्लेषण में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने या उससे मौत के जोखिम को रोकने में वैक्सीन लाभकारी है और यह फायदा किसी भी परिदृश्य में बच्चों में टीके के किसी गंभीर दुष्प्रभाव से कहीं अधिक है। FDA की समीक्षा में फाइजर के उन परिणामों की पुष्टि की गई है जिनमें कहा गया है कि वैक्सीन की 2 खुराक बच्चों के लक्षण वाले संक्रमण को रोकने में 91% तक कारगर है।